स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज आजकल के नाम से चलता है। हमारे साथ एक चर्चित हस्ती जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया सह संयोजक भाजपा मनीष कुमार राय, निवासी नारायणपुर। इनके साथ हम अपने इलाके के कुछ चर्चित मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन मुद्दों पे आपके तरफ से कौन कौन सा प्रयास किया जा रहा है और वो प्रयास जो है वो कितना हद तक आप उसको कितना हद तक उसको सफल मानते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि छठ पूजा के नाम से कोटवा नारायणपुर का छठ पूजा वास्तव में अद्भुत और अतुलनीय है। आपने एक शुरुआत वहां से कराया जो कि इस क्षेत्र के लिए मिसाल है। दो सड़कें नारायणपुर से आती हैं और दोनों सड़कों के किनारे आपके तरफ से बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो हमको देखने को मिलती है। ये जो कार्यक्रम है आपने कितने सालों से, और आपके मन में कौन सा विचार ऐसा आता है कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करें? इस मुद्दे पे जरा आप अपनी बात जो है वो रखिए। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। आपने पहला सवाल मेरे सबसे मतलब एक अच्छे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, छठ पूजा। मैं आपको इस छठ पूजा के बारे में बता दूं, एक मेरी अपनी निजी सोच 2015 में जब मैं पहली बार क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ा था और मैं जब चुनाव जीता तो मुझे ऐसा लगा कि जब लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग किया तो उस सहयोग का मैं जनता में क्या अपना योगदान दे सकता हूं। तो मेरे मन में एक ऐसा विचार आया और पूरी अपने युवा टीम के साथ मैंने इस चीज को एक पहले योजना बनाया और उस योजना को मैंने धरातल पर लाने का प्रयास किया, जिसमें मैं बहुत हद तक सफल हुआ। देखा होगा, अगर हमारे क्षेत्र में आपने भ्रमण किया होगा तो छठ पूजा का जो कार्यक्रम है, मैं अभी 10वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ। ये 2015 से मैंने स्टार्ट किया और मैं कोटवा नारायणपुर के जो दो मुख्य मार्ग हैं, एक बाबा मुक्तिनाथ मार्ग और दूसरा कनुआन मार्ग, जो कोटवा बाजार से नारायणपुर होते हुए कनुआन लटूड़ी तक की वो रास्ता है। नारायणपुर से लेकर कोटवा बाजार तक वहां एक गांव में बाबा पट्टी से लेकर हमने बाबा मुक्तिनाथ जो बाजार मार्केट है वहां तक हमने शुरुआत किया था। क्योंकि वो बहुत अच्छा लगा, लोगों ने उसकी सराहना किया और उस छठ पूजा के कार्यक्रम, चूंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ यह त्योहार है, हमने देखा था अपने बचपन में। मैं बताऊं तो जब हम लोग के घर से छठ पूजा की तैयारी होती थी तो जब डाल दौरा जब जो छठ घाट पे हम लोग लेके जाते थे तो उसमें एक टार्च का जिक्र होता था कि टार्च लेके चलना है ताकि लोगों को रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, गंदगी ना लगे, कहीं ठोकर ना लगे। इस तरीके का हम लोगों ने बचपन में देखा सुना था। उस चीज को मैंने पकड़ने का प्रयास किया कि क्यों ना उस पर काम किया जाए, क्योंकि मुझे एक पद मिल चुका था, छोटा सा पद जिसको बोलते हैं बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य। वहां से मैंने एक युवाओं को जोड़ा और एक योजना बना के उस पर काम किया और वो लगातार दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते गए। लोगों ने मेरा भरपूर सहयोग किया, सिर्फ मेरे सहयोग से नहीं, नारायणपुर के तमाम ग्रामवासियों के सहयोग से, जिसमें युवाओं का सहयोग सबसे बड़ा योगदान, सहयोग जो भी है हमारे मित्रों का, हमारे गांव के लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद के सहयोग और आशीर्वाद से यह कार्यक्रम आज तक चलता रहा। उसी कार्यक्रम का आपको ग्राम प्रधान के चुनाव में कहीं ना कहीं लाभ मिला, महिलाओं का सहयोग आपको अधिक से अधिक हुआ उस समय। अभी वर्तमान में आप सोशल मीडिया सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी के फेफना से हैं, तो आप अपने गांव के लिए कौन कौन सा प्रयास जो है अभी वो कर रहे हैं और किस माध्यम में अपने गांव के विकास के लिए आप कौन सा माध्यम जो है वो चुनते हैं? अक्सर आपके सोशल मीडिया हैंडल से, ट्विटर से या फेसबुक से हम लोग तरह तरह के पत्र जो है वो देखते हैं, तो उन पत्रों के माध्यम से आप अपने गांव के लिए अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, एक चीज, किसी भी कार्य को कराने के लिए पहले तो आपको किसी प्लेटफॉर्म को चुनना होगा। अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और मैं सोशल मीडिया का एक पदाधिकारी हूँ, वो भी पार्टी में हूँ, तो मैंने इस चीज को पकड़ने का कोशिश किया। बहुत लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, कोई फेसबुक पे वीडियो डालता है, कोई कॉमेडी डालता है, कोई कुछ डालता है, लेकिन मेरे अधिकतर पोस्ट आप देखेंगे तो जनहित से जुड़े चीज होते हैं और उन जनहित से जुड़े समस्याओं को मैं पत्र के माध्यम से अपनी पार्टी और प्लस विभाग के अधिकारियों तक तो पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और मैं आज लगभग मेरे तमाम पत्र सोशल मीडिया पे होंगे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, जो भी जहां पे भी जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं सभी प्लेटफॉर्म पे उस पत्र को डालता हूं
और उसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ हूँ। अभी फिलहाल देखिए बिजली विभाग का एक मैटर, बिजली विभाग को हमने एक लेटर लिखा था। उस लेटर पे माननीय ए.के. शर्मा जी के कार्यालय से पत्रांक नंबर डाल के और उसको एमडी वाराणसी तक भेजा गया और वहां से इतनी प्रेशर बनी विभाग के पास, बिजली विभाग बलिया के पास, जो उन्होंने तत्काल 2021 का मेरा लेटर मुझे याद है, जो एडबी योजना के अंतर्गत जो काम होना था, एबीसी कंडक्टर का काम होना था, एनसीसी कंपनी को टेंडर मिला था, उस पे बिजनेस प्लान के अंतर्गत उस कार्य को तत्काल प्रारंभ करा दिया गया। ये मेरी देन है, ये सोशल मीडिया की देन है और वो सोशल मीडिया में उपपत्र की देन है जो उस पे विभाग काम करना स्टार्ट किया। एक पत्र आपका अभी हमारे हाथ में है जो कि आपने लिखा था 1/9/2021 को, लगभग 3 साल से भी अधिक का समय हो गया। आपने उस पत्र में लिखा कि नारायणपुर में बिजली के जर्जर तारों को बदला जाए। तो 3 साल में तो हमें जहां तक आशा है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो केंद्र में और राज्य में चल रही है, तो ऐसा कोई कार्य जो कि 3 साल से पेंडिंग हो, क्या उसमें आप सफल हुए? देखिए 3 साल से हमने प्रयास किया। 2021 का यह प्रयास है, मुझे पूरा याद है, उस पर अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट भी लगाया गया और उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया था कि एडबी योजना के अंतर्गत एबीसी कंडक्टर का काम कराना है, एबीसी कंडक्टर लगाना है गांव में, लेकिन उस पर कार्य न होना, उसके पीछे 2 कारण है। एक विभाग की लापरवाही और दूसरा जो टेंडर हुआ, जिस तरीके का कंपनी को मैंने आदेश दिया गया, एनसीसी कंपनी को आदेश दिया गया था, उसमें हमारे नारायणपुर गांव का जो भौगोलिक स्थिति, जो ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है, जो वहां के जर्जर तार है और जिस तरीके की गलियां हैं, उन चीजों को सर्वे कराने के बाद पता चला कि ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि जो कंपनी आई थी वो कंपनी के पास 25, 50 और 95 स्क्वायर एमएम का केबल था और वो सक्सेस नहीं था। इसके लिए भी वहां थोड़ा सा सिस्टम वो हुआ, मतलब लेट लतीफ हुआ और विभाग ने स्पष्ट कहा कि 2000 जो 250 केवीए की जो ट्रांसफार्मर है उसका जो क्षमता वृद्धि है, उस क्षमता वृद्धि के हिसाब से 120 स्क्वायर एमएम की केबल ही सक्सेस है। इसके लिए भी लेट हुआ और दूसरा विभाग की लापरवाही है, क्योंकि कोई उस मुद्दे को विभाग के पास पहुंचाने का जो माध्यम है, और लेटर जब जाता है तो अधिकारी 1-2 दिन देखते हैं, फिर एक फाइल में दबा देते हैं। तो अभी वो निकल गया। क्या आप मान रहे हैं कि विभाग के अधिकारी आपकी सरकार की नहीं सुन रहे हैं? देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि सरकार अच्छी है, सरकार की नीयत अच्छी है, लेकिन विभाग के कुछ लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी हैं जो विभाग के सरकार के मंशा के अनुरूप, माने खिलाफ, अनुरूप क्या खिलाफ काम कर रहे हैं और करते हैं। इसके लिए ये थोड़ी समस्याएं हैं जो दिख रही हैं। आप अपनी सरकार को कितना नंबर देते हैं? देखिए हम तो चूंकि सरकार में है, सरकार के पार्टी के सदस्य हैं और उसमें पदाधिकारी भी हैं, तो हम अपनी सरकार को 10 में 10 देंगे। 3 साल हो गए आपको अपना जो पत्र लिखा, आपको 3 साल बीत गए। सोचिए जरा, जब आप सोशल मीडिया सह संयोजक हैं और आपको पत्र लिखे हुए 3 साल हो गया और काम अभी भी आपका पूरा नहीं हुआ, तो वो एक निरक्षर व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, जो ठेला चलाता है, वह अपने कार्य को कराने के लिए कौन सा माध्यम जो है वो चुने, ताकि उसकी बात जो है वो अधिकारी सुने और अधिकारी की बात जो है वो सरकार सुने? देखिए पत्र लिखना, किसी भी विभाग में जाके बात करना या विभाग से काम लेके गांव में कराना, ये कुछ ही लोग कर सकते हैं या कुछ लोग का ही करने का जिम्मेदारी होता है। जैसे गांव का ग्राम प्रधान, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ग्राम स्तर पे किन किन चीजों को ले जाके ब्लॉक स्तर पे पहुंचाता है, जिला स्तर पे पहुंचाता है। चूंकि हमारी पार्टी ने देखिए बहुत छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में एक पद दिए हुए हैं। कोई बूथ अध्यक्ष बन जाता है, कोई पदाधिकारी बन जाता है, कोई सेक्टर प्रभारी बन जाता है। उनकी जिम्मेदारी है सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना। अब रही बात आपके ठेले और निरक्षर व्यक्तियों का कैसे सुनवाई होगा, उस पर मैं आपको बता दूं कि सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो सही सही तरीके से उनके पास पहुंच जाता है। उनको वही योजना चाहिए जो सरकार स्वयं आके दरवाजे पे दे रही है। जैसे आवास है, शौचालय है, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है, राशन है, ये सब सरकार, आयुष्मान कार्ड है, ये सरकार उनके दरवाजे पर जाकर देती है, न कि उनको कहीं ब्लॉक में दौड़ना पड़ता है। ये जिम्मेदारी कि पत्र लिखना,
पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित करना और सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाना वो एक जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है, और पार्टी ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चुन चुन के गांवों में रखी है, वो हम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास का चार पहिया चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार सुनी थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार आप ही की पार्टी के, और राज्य में श्रीमान योगी जी की सरकार आप ही के पार्टी के। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 इंजन की सरकार कहां से आ गई, तो हम बताते हैं कि पक्ष भी 2 पहिया और विपक्ष भी 2 पहिया। इस तरीके से आपके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के श्रीमान माननीय सांसद जी, तो ये चारों लोग मिल करके इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, डबल इंजन की सरकार आप बोल सकते हैं, हम तो नहीं मानते हैं कि 4 पहिए की सरकार। नहीं, विधायक हैं वर्तमान में, ठीक है, विधायक निधि लेकिन उनको मिलता होगा, सांसद है उनको सांसद निधि ठीक मिलता है, होगा। डबल इंजन की सरकार कहिए, 4 पहिया जो है उस पहिए की और डबल इंजन की सरकार की जो खासियत है, डबल इंजन की सरकार में आपने विकास देखा है, विकास किसी से छुपा नहीं है। रही बात 4 पहिए की, तो 4 पहिया में किसको आप मानते हैं? सपा के हमारे विधायक जी हैं और सपा के ही सांसद जी हैं। उनको भी सांसद निधि मिलता होगा, उनको भी विधायक निधि ठीक है, मिलता अभी होगा। सांसद का चुनाव तो मान लीजिए अभी तो हाल फिलहाल 2-3 महीना हुआ है, और जो विधायक जी हैं 2022 से लेके अभी 2024 2 साल उनके भी कार्यकाल हुए। क्षेत्र में कितना काम करते हैं और कितना कराएंगे, ये तो उनका 5 साल का जब रिपोर्ट कार्ड जनता में जाके बताएंगे तो उनका पहिया रुकेगा कि चलेगा, उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। विधायक जी को कितना नंबर देते हैं? विधायक जी को देखिए, अभी तो हम वो फ्लॉप है, पूरी तरह से क्षेत्र में फ्लॉप है। फ्लॉप इसलिए है कि मुझे वो दिन भी याद है जब 2012 में माननीय उपेंद्र तिवारी जी पहली बार जब विधायक चुने गए थे, तो उस टाइम यहाँ सपा की सरकार थी। तो क्या होता है, जब सरकार के आप जनता का भी एक है अपना, मानिए किसी से नाराज होके और दूसरे को जिता देना, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन आप तो जीत गए, आप जीत गए और आपने उपेंद्र तिवारी जी को नहीं हराया है। आप लोगों के विश्वास पे खरे उतरे कि नहीं आप आएंगे तो आप कुछ करेंगे, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। अभी आपने चर्चा किया माननीय उपेंद्र तिवारी जी का, तो उपेंद्र तिवारी जी के जो दो कार्यकाल थे, उनको आप कितना नंबर देते हैं? देखिए, उपेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल में फेफना विधानसभा में बहुत काम हुआ है, पहले कार्यकाल में नहीं हुआ, उसका हमने आपको वही जिक्र कर रहे थे। लेकिन मैं बता, पहले कार्यकाल में वो विपक्ष में थे जी, तो उनके पहले कार्यकाल में कार्य नहीं हुआ, अभी आपने स्वीकार कर लिया। तो वर्तमान विधायक जी भी विपक्ष में है, नहीं वही चीज, इनके भी कार्यकाल में कार्य नहीं हो रहा है, फिर आप उनको 0 नंबर कैसे दें? नहीं वही, तो पहले कार्यकाल में उपेंद्र तिवारी जी को भी आपने क्या 0 नंबर दिया? नहीं, वही चीज मैं बता रहा हूं कि पहले कार्यकाल में जो उनकी निधि थी और उनके जो कार्य थे, जो अपना निधि था, उस निधि के अंतर्गत जितना उन्होंने चाहा और जितना उनसे बना उतना उन्होंने काम किया, और उन्होंने ये कहीं नहीं इस चीज को साबित होने दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे या हमारे मतलब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस का नहीं है। इन चीजों को उन्होंने शो नहीं किया था। हालांकि ऐसे क्षेत्र में लोग बोलते थे कि सरकार नहीं है तो काम कैसे करेंगे, लेकिन उनकी निधि का जो सदुपयोग हुआ क्षेत्र में, वो जनता जानती है, और जानती नहीं, उसी निधि का सदुपयोग के बदौलत 2017 में उपेंद्र तिवारी जी फिर चुने गए थे, और उपेंद्र तिवारी जी जब चुने गए 2017 में, 2017 से 22 तक उन्होंने अपनी मंत्री कार्यकाल में जितने कार्य किए हैं, वो पीछे के जो सपा शासनकाल के जो विधायक जी यहाँ पे रहे थे, कभी राजस्व मंत्री भी थे, उनके जो 20-25 साल के जो कार्यकाल है उससे कई गुना आगे है। अभी आपने कहा कि पहले कार्यकाल में उन्होंने काम जो है वो केवल निधि से जो निधि मिलती हाँ। थी उसके बदले उन्होंने किया। अगले कार्यकाल में उस कार्य के बदले चुनाव जीते जाते हैं। दूसरे कार्यकाल में वो माननीय मंत्री थे, फिर वो चुनाव क्यों हार जाते हैं? देखिए, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, ये सब चुनाव समीकरण का चुनाव है। पार्टी लेवल में बहुत सी चीजें उथल पुथल होती रहती हैं, कोई दल बदलता है, कोई दिल बदलता है, तो उस समय दल भी बदला और कुछ लोगों के दिल भी बदले। ऐसा नहीं है, अगर विकास कार्य पे ही सिर्फ वोट देना होता तो आप बगल के जिला गाजीपुर का ले लीजिए, मनोज सिन्हा जी जैसे आदमी हार जाते हैं, तो आप क्या इस बात को साबित कर देंगे कि उन्होंने विकास नहीं किया था? वही चीजें यहाँ पे फेफना में भी हुई हैं, कुछ लोगों के दिल बदले थे, लेकिन जिनके दिल बदले वो भी बोलते हैं कि नहीं मंत्री जी ने काम कराए, लेकिन लोगों के विश्वास जो दिल की बात है, जो कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ लोग बहुत ज्यादा उम्मीद करते थे, उन उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतर पाए,
क्योंकि देखिए आप एक जब पद पे जाते हैं और एक जगह पे जब रहते हैं तो वहां सिर्फ आपको नहीं पूरे क्षेत्र और पूरी प्रदेश को देखना था। वो मंत्री थे, सिर्फ फेफना के मंत्री नहीं थे, वो प्रदेश में मंत्री थे, उनको प्रदेश देखना था। लेकिन कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी जुड़ गई कि वो लोग नाराज हो गए और वो लोग अब एक समीकरण बना के ऐसा कि नहीं इनके खिलाफ काम करना है, उसमें हम लोग चुनाव आ रहे। गांव का विकास किसी पद पे रहकर ही किया जा सकता है? नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि गांव का विकास या क्षेत्र का विकास या समाज का विकास किसी पद पे रहकर नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई ये फाउंडेशन नहीं है। लेकिन मेरे समझ से जो आज का जो स्थिति है, जहां पे सरकार की जो योजनाएं हैं और सही तरीके से धरातल पर लाया जा सके, उसके लिए एक पद की जरूरत है। और उस पद पर रह के हर आदमी को हर योजना से जोड़ा जरूर जा सकता है, उसके लिए प्रयास है। आपको हम ले चलते हैं माननीय श्रीमान योगी जी के जो कार्य हैं, उन कार्यों को आप कितना नंबर देते हैं? देखिए योगी जी का कार्य हमारे और आपसे किसी से नहीं छुपा है। योगी जी का कार्य अगर 10 में 10 है तो 10 में 10 देना होगा, क्योंकि उनकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी वो कार्य हो रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों मिली भगत से काम चल रहा है। दोनों डबल इंजन की सरकार है। कुछ केंद्र की योजना है और कुछ राज्य की योजना है, जो दोनों धरातल पे पहुंच रहा है। जब उनकी बुलडोजर नीति इतनी अच्छी है तो फिर आए दिन दुर्घटनाएं, आए दिन घटनाएं जो है वो क्यों होती रह रही हैं? देखिए ये तो लोगों की मानसिकताओं पर डिपेंड करता है कि आपके मन में और आपके विचार में क्या है। ना कोई पार्टी गलत होती है और ना ही कोई पार्टी की विचारधारा गलत होती है। हमको नहीं लगता कि कोई नेता ऐसा बोलता है कि जाओ किसी की हत्या कर दो, ऐसा हमें नहीं लगता है। लेकिन जरूर है कि कुछ लोग जिस परिवेश में या जिस समाज में रहते हैं, वहां जरूर इस तरीके की बात होती है। और इसमें योगी जी की जो सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के साथ गलत और किसी के साथ सही। जो सही है, उनकी बुलडोजर नीति सही है, उनके अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो सही है। लेकिन अब उस अपराध में सिर्फ सपा के ही लोग मिल जाते हैं, वो एक अलग बात है। एक बहराइच में घटना होती है और उस घटना में बहुत बड़ा भीषण जो है वो दुर्घटना घटती है और एक व्यक्ति जो किसी धर्म विशेष का जो झंडा था, उस झंडे के साथ उसने गलत कार्य किया और बदले में उस धर्म विशेष के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। क्या ये सही है आपकी नजर में? उस झंडे को उतारना, और अगर उस झंडे को उतार रहा है तो उस व्यक्ति की हत्या करना, क्या दोनों लोग गलत है? झंडा उतारना भी गलत है और हत्या करना भी? देखिए ये तो पहले जो प्रकरण है, उस प्रकरण में किसी वहां के जो लोकल लोग हैं उनको सच्चाई पता है, क्योंकि जो मीडिया है वो मीडिया अपने अपने तरीके से उसको पेश किया। सोशल मीडिया पे वो सिर्फ झंडा उतारने को ही दिखाया गया है। क्योंकि आप सोशल मीडिया से कनेक्ट है, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ तो रहा मैं हूं। उसमें सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है कि एक लड़का किसी के छत पे चढ़ जाता है जिसपे पहले से झंडा टंगा हुआ था। देखिए ऐसा नहीं है, उस घटना में पूरी जानकारी वहां के जो शासन प्रशासन या वहां के जो लोग हैं उनको पूरी जानकारी है। ये ऐसा जो प्रकरण दिखाया गया या जो झंडा को उतारते हुए दिखाया गया, वो एक सुनियोजित तरीके से एक प्रोपेगेंडा है, जो सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करना है कि वो झंडा उतार रहा था तब गोली मारी गई। ठीक है, झंडा उतार रहा था वो भी गलत है और गोली मारी गई वो भी गलत है। कहीं उसका उपचुनाव से तो उपचुनाव से नहीं ना? कोई कनेक्ट नहीं है। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं पूरी बात पे कि जब वो यात्रा चल रहा था तो वहां एक गाना बज रहा था। आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी उस गाने पे भी आपत्ति जाहिर कर दिए। मतलब साफ था कि वो गाना बज रहा था और उस गाने पे लोग अपना नाच गाना करके जा रहे थे। और मैं तो देखिए ये धर्म विशेष की बात नहीं है, हर धर्म में कुछ ऐसे अतिताई जरूर है, वो हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान का हो चाहे जो भी धर्म है, उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन वहां की जो घटना है उस पर जरूर कमेंट करूंगा कि जब 2-4 लड़के उस चीज का विरोध किए तो उस मस्जिद का जो मौलवी थे उन्होंने उस घटना को रोकने का प्रयास जरूर किया था। उन लड़कों को अंदर लेके चले गए, दरवाजा बंद कर दिए मस्जिद का। लेकिन वो जो अतिताई थे, जो उसी समुदाय के थे, उन्होंने पत्थर मारना चालू किया था और वो पत्थर पहले दुर्गा जी के हाथ पे लगा और वो हाथ टूटा। जब हाथ टूटा तो लोग उग्र हो गए और उग्रता में आपको भी पता है कि जहां भीड़ होती है वहां कंट्रोल करने की किसी की बात नहीं है। तब जाके वो लड़का ऐसा मतलब उस तरीके का एक भावना होता है, लोगों के अपने धर्म में बहुत आस्था होता है,
वो झंडा उतारने गया और उतार भी रहा था। अभी आप हाल फिलहाल एक घटना देखिए, शिव जी के मंदिर के सामने एक हरा कलर का एक झंडा फहराया जा रहा था, तो किसी ने गोली तो नहीं मारा था, इसलिए वो गलत घटना है और उस पर कार्रवाई होना था और कार्रवाई हुआ। अब उसको पक्ष बोलता है कि नहीं ये उपचुनाव को लेकर ऐसा दंगा कराया गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें आपके बलिया संसदीय क्षेत्र से श्रीमान नीरज शेखर जी थे, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। अभी उनका कार्यकाल जो है बचा हुआ है, तो क्या उनका कार्यकाल में जो निधि मिलती होगी, वह निधि आपके इस क्षेत्र में या आपके गांव में भी कुछ खर्च होती है? नहीं, देखिए अभी जो उनको टिकट मिला वो एक पार्टी का निर्णय था, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, उसको भी जनता को जानना चाहिए और पार्टी के हमारे जो नेता उनके तक भी पहुंचना चाहिए। नीरज शेखर जी वास्तव में अच्छे आदमी है, इसमें कोई संदेह और दो राय नहीं है, लेकिन उनकी जो सांसद निधि है, राज्यसभा सांसद निधि, और इससे पहले वो सपा के सांसद थे, तो मैं राज्यसभा सांसद को तो छोड़ ही दूं, मैं सपा सांसद के कार्यकाल की भी बात करना चाहूंगा कि वो सांसद निधि से उन्होंने कुछ नहीं किया और ना ही उन्होंने कराने का प्रयास किया। विशेष तौर से हमारे ग्राम सभा में, सोहाव के इधर जितने भी ग्राम सभा है, भरौली, उजियार, नसीरपुर मठ और नारायणपुर चूंकि लास्ट गांव, यहाँ पे जिस तरीके का किसी भी नेताओं का एक जो उपेक्षित करने का जो तरीका है वो सब में है और उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। मैं चाहूंगा, मैं तो पार्टी का सदस्य हूं, मैं तो चाहूंगा कि वो अपनी निधि से हमारे क्षेत्र में कुछ विकास कार्य कराएं, ताकि हम लोग एक किसी पैनल पर बैठ के ये बोल सके कि नहीं हमारे नेता ने यह विकास कार्य कराया है। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा होगा, आगे फिर हम चर्चा करेंगे आपसे गांव के जो समस्याएं, आपके गांव की समस्याएं जो आप सोशल मीडिया पे अक्सर डालते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और जो कुछ भी मुद्दे छूटे हुए हैं, चाहे आपके नमामि गंगे का जो आप बता रहे थे उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, सड़क के बारे में भी चर्चा करेंगे, हॉस्पिटल के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जो कि हमसे छूट गया हो तो आप उसको बता सकते हैं। देखिए, हमारा कोई प्रश्न नहीं है, हमने आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया और आप हमसे कितना संतुष्ट हैं या जनता कितना हमारी बातों को सही मानती है, वो सिर्फ हमारी बातों को सही ना मान के हमने जितना कार्य बताया या सरकार की जो उपलब्धियां बताई, अगर आप एकदम मन निष्पक्ष होकर देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, हमने अपने ग्राम सभा जो कोटवा नारायणपुर है, चूंकि कोटवा नारायणपुर क्षेत्र है, ग्राम सभा नारायणपुर है, तो कोटवा नारायणपुर क्षेत्र में जो नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पे हम काम कर रहे हैं। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो नाला बह रहा था कोटवा नागा बाबा के घाट पर, जो बनारस के बाद दूसरा सबसे सुंदर और भव्य घाट है, उस पे भी कार्य चल रहा है। कनवान रोड पे जो लट्ठूडी से कोटवा बाजार तक की जो रोड माननीय वीरेंद्र मस्त जी के द्वारा प्रस्तावित मार्ग है, 45 करोड़ से ऊपर का जो टेंडर हुआ है उस पे कार्य चल रहा है, लेकिन कोटवा बाजार की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय था। उसको हमको छठ पूजा करना था तो हमने विभाग के पास एक लेटर लिखा, अपना ट्वीट किया, जो भी किया उस पे पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया, उस गड्ढे को भरवाया। मैं चाहूंगा कि छठ पूजा से पहले उस पे रोलर चलाया जाए, उस पे थोड़ा सा महिलाओं को आने जाने के लिए, व्रती महिलाएं जो है आने जाने के लिए सही कराया जाए। मैं ये विभाग से भी मांग कर किया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर कार्य होगा। उसके बाद बाबा मुक्तिनाथ मार्ग का जो हमने लेटर लिखा था उस पे भी हमें स्वीकृति मिल चुकी है, उस पे भी कार्य होगा और तमाम चीजें हैं जिसपे हमने काम किया है, लेकिन मैं अभी आपको भी वो चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए क्षेत्र में क्या होता है, काम होने के बाद बताना और कार्य होने से पहले एक नाम कमाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि समाज में हम लोग घूमते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, हम चाहते हैं कि जो काम शुरू हो जाए, जो काम हो जाए, उस पे हम आपसे बात करें तो अच्छा लगेगा। तो बस इतनी ही मेरी बातें हैं। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और आगे फिर आपसे इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।